देश में मुसलमानों की स्थिति कैसी है, इसे लेकर एक रिपोर्ट आई है। नई रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए सरकार की नीतियों और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में मुसलमानों को लेकर यह पहला विस्तृत दस्तावेज है। भारत में मुसलमानों के पिछड़ेपन और उनको लेकर सरकार के नजरिए की अगर बात करें तो जून 2006 में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, जिससे अल्पसंख्यकों पर केंद्रीय नीतियों और योजनाओं की एक सीरीज शुरू हो सके। उस साल जनवरी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नया अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया था। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2004 और मार्च 2005 में सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समिति यानी जस्टिस राजिंदर सच्चर समिति नियुक्त की गई थी। आपको बता दें कि सच्चर कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी तथा रंगनाथ मिश्रा आयोग ने 2007 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। दोनों ने दृढ़तापूर्वक सिफारिश की थी कि मुसलमानों के साथ हाशिए पर खड़े समुदाय के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। 2014 में ही सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने सभी समूहों और समुदायों के सामाजिक समावेश के लिए सबका साथ सबका विकास के आदर्श को अपनाया। इसने नीतिगत ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अगुवाई में मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं का पुनर्गठन किया। नई रिपोर्ट में मुसलमानों की स्थिति को लेकर कैसी है, उस बारे में 4 बड़े बातें कही गई हैं। पहला है, राज्य की बदलती प्रकृति और सामाजिक कल्याण पर इसके आधिकारिक दृष्टिकोण की जांच करता है और इन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए धर्मार्थ राज्य शब्द का उपयोग करता है। दूसरा, यह आधिकारिक दस्तावेजों, मुख्यतः नीति आयोग द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों का आलोचनात्मक अध्ययन करके समकालीन नीतिगत ढांचे और मुसलमानों के लिए इसके निहितार्थों का खाका तैयार करता है। तीसरा, यह विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण करके मुस्लिम समुदायों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करता है। चौथा, यह CFDS लोक नीति अभिलेखागार से डेटा का उपयोग करके मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन और हाशिए पर होने के बारे में धारणाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और चिंताओं का पता लगाता है। आपको बता दें कि मुस्लिम परिवारों में स्कूली आयु वर्ग के बच्चों की स्कूली शिक्षा के उच्च स्तरों में भाग लेने की संभावना सबसे कम है। मुसलमानों में ग्रेजुएशन की हिस्सेदारी भी अभी बहुत कम है। उच्च शिक्षा के स्तर पर मुस्लिम छात्रों द्वारा SC, OBC और HFC की तुलना में टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल्स और मैनेजमेंट की शिक्षा चुनने वाले छात्रों की भी संख्या काफी कम है। अब नई रिपोर्ट में मुसलमानों की नौकरी में स्थिति कैसी है, उसके बारे में भी बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि बिजनेस, नौकरी और संपत्ति के मुद्दे पर मुसलमानों को बड़ा मुश्किलों का और अभाव का सामना करना पड़ रहा है। नियमित वेतन वाली नौकरियों तक पहुंच के मामले में उच्च शिक्षा के स्तर ने मुसलमानों को दूसरों के बराबर पहुंचाने में मदद की है, लेकिन उच्च व्यवसायों तक पहुंच के मामले में मुसलमान अभी भी काफी पीछे हैं। नई रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की संशोधित व्याख्या के लिए भी 2 बड़े सिद्धांतों का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पहला यह है कि सामाजिक नीति का मजबूत धर्म निरपेक्षीकरण होना चाहिए। दूसरा यह कि मुस्लिम सांस्कृतिक पहचान का सकारात्मक और गैर भेदभावपूर्ण आधिकारिक चित्रण होना चाहिए। तो रिपोर्ट में जो 7 सुझाव दिए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पहला है, OBC श्रेणी के तहत धर्म आधारित कोटा की कोई आवश्यकता नहीं है। OBC का एक तर्कसंगत धर्मनिरपेक्ष सब कैटेगरी बनानी चाहिए। दूसरा है, अनुसूचित जाति वर्ग में दलित, मुस्लिम और दलित ईसाई भी शामिल होने चाहिए। तीसरा है, आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा का तर्कसंगत आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि सकारात्मक कार्रवाई के ढांचे में नए पिछड़े समुदायों को जोड़ा जा सके। चौथा है, TADP और अल्पसंख्यक सघनता वाले जिले में परिवर्तन होना चाहिए। पांचवा है, उन व्यवसायों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सचेत और सक्रिय नीति तैयार की जा सकती है जिनमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व असमान रूप से, यदि विशेष रूप से नहीं है तो भी। छठा है, सामुदायिक सशक्तिकरण पर चर्चा में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए। सातवां है, मुस्लिम समुदाय के संगठनों, धर्मार्थ संस्थाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना और उनकी ताकत में इजाफा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।